नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आज हम जिक्र करेंगे कि कैसे बौखलाई कांग्रेस ने शहीदों का अपमान किया है। जी हां, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए देश के 40 वीर सपूतों की शहादत को आज 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर राहुल गांधी के बिगड़े बोल ने सरकार को तो कटघरे में खड़ा किया है, पर वो जानबूझकर भूल गए कि मौका सवाल पूछने या सबूत मांगने का नहीं, शहीदों को याद करने का है। 40 जवानों को गंवाने वाले अपने देश में राहुल गांधी जैसे तथाकथित नेता भी जो इस शहादत में भी फायदे का सवाल उठाते हैं। धिक्कार है ऐसी दो कौड़ी की राजनीति पर जिसमें शहादत को फायदे से जोड़ा जाता हो। एन बरसी के दिन ऐसे घटिया सवालों को पूछने का मकसद आखिर क्या है, जवाब वो देंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर आज हम जवाब तो चाहिए में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इन शब्दों को अपने हर बार सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन ओछी राजनीति पर आमादा कांग्रेस में ऐसा लगता है कि इन शब्दों के मायने ही बदल दिए गए हों। क्योंकि कांग्रेस के नजरिए से इन शब्दों को अगर हम देखें तो शहीदों की चिताओं पर मेले लगने की बात तो दूर है, कांग्रेस ने तो उनकी शहादत को मैला कर दिया। पुलवामा हमले की बरसी पर कांग्रेसियों के जो तुच्छ बयान सामने आए हैं, उसके मुताबिक शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को भी कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलवामा आतंकी हमले की पहली बरसी के दिन देश आज शहीद जवानों को याद कर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि अभी तक हमले की जांच का क्या हुआ, आखिर इससे किसे फायदा हुआ है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर पुलवामा हमले पर 3 सवाल पूछे। राहुल गांधी से पहले सीपीआई नेता मोहम्मद सलीम ने भी पुलवामा के आतंकी हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। मोहम्मद सलीम ने ट्विटर पर लिखा, हमें जवानों के लिए मेमोरियल नहीं चाहिए, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 80 किलो आरडीएक्स कैसे भारत में आ गया, वो भी उस जगह जहां पर सेना की इतनी बड़ी तादाद है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब इतना बड़ा सेना का काफिला जा रहा था, तब वहां पर एक सामान्य गाड़ी कैसे रास्ते में आ गई। उसमें इतना आरडीएक्स भरा हुआ था कि सीआरपीएफ की पूरी गाड़ी ही उड़ गई। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस वक्त पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद भारतीय सेना ने इसका बदला लिया था और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर बम दागे थे। इस करारे जवाब में कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद जब लोकसभा के चुनाव आए तो विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव प्रचार में सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हमेशा की तरह कांग्रेस ने आज भी शहीदों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर कांग्रेस इस तरह सेना का अपमान करके क्या दिखाना चाहती है? क्या कांग्रेस सत्ता पक्ष के विरोध में इतनी अंधी हो चुकी है कि उन्हें अब यह भी नहीं दिखता कि वो इस विरोध में सेना का अपमान कर रही है, जो दिन रात सिर्फ हमारे लिए, चाहे कड़ी सर्दी हो या तपती धूप हो, सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। वो सेना जिनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए वरुण भारद्वाज की रिपोर्ट। वो 40 वीर सपूत देश से दूर चले गए हैं, हम सबसे दूर चले गए हैं और उनकी शहादत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ था, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया, आइए दिखाते हैं। तो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पुलवामा हमले पर 3 सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस नेता ने लिखा कि आज जब हम पुलवामा के 40 शहीदों को याद कर रहे हैं, तब हमें पूछना चाहिए। 3 पॉइंट्स में उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि पुलवामा आतंकी हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। दूसरा बिंदु था कि पुलवामा आतंकी हमले को लेकर हुई जांच से आखिर क्या निकला है। तीसरे बिंदु में राहुल ने लिखा था कि सुरक्षा में चूक के लिए मोदी सरकार में किसकी जवाबदेही तय हुई। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर जब उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया, उसके बाद लगातार उन पर निशाने साधना लोगों ने शुरू कर दिया। उसके बाद सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम का भी एक ट्वीट आया। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा वो भी आपको सुना दें। तो मोहम्मद सलीम ने लिखा था कि हमें जवानों के लिए मेमोरियल नहीं चाहिए, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 80 किलो आरडीएक्स
कैसे भारत में आ गया, वो भी उस जगह जहां पर सेना की इतनी बड़ी तादाद है। तो सेना की इतनी बड़ी तादाद लिखकर उन्होंने सीधे सीधे सेना पर ही सवाल खड़े कर दिए, जबकि सेना के 40 वीर जवान हमसे दूर चले गए थे आज ही के दिन। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, पूरा देश उनको नमन कर रहा है। तो इस पूरे वाकये के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो पॉलिटिक्स करने की, उन मुद्दों पर देश को गुमराह करने की एक बहुत ही हिस्ट्री शीटर पार्टी है। एक इतिहास उसका बहुत बड़ा है इसको लेकर के। आपको याद होगा कि जब आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बल घुस घुस करके मार रहे थे, उनका खात्मा कर रहे थे, आतंकवादी कैंपों को तबाह कर रहे थे, तो एक तरफ जो है वो सबूत कहीं और से मांगा जा रहा था, सवाल यहाँ से पूछा जा रहा था, सुर में सुर मिलाया जा रहा था। और आज जो है वो देश ने, हमारे देश के सुरक्षा बलों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इच्छा शक्ति ने आज देश को, देश के लोगों में सुरक्षा का एहसास कराया है। और उन आतंकवादी और उन ताकतों को जो ताकतें की मुल्क की दुश्मन है, उनमें डर और खौफ का माहौल पैदा किया है। इस बात को महसूस करना चाहिए जो लोग इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। सत्य कड़वा होता है। श्री राहुल गांधी ने सत्य बोला है और ये कड़वा सच भारतीय जनता पार्टी को सामने करने के उनमें साहस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेही और जिम्मेदारी से चिढ़ है। सत्य तो ये है, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान केवल वोट सुरक्षा पे है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे नहीं। आज 1 साल हो गया है पुलवामा हमले पे। भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा हमले पे वोट की फसल तो काट ली, पर आज शहीद परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, पर उनकी गुहार ये मोटी चमड़ी की सरकार को सुन नहीं रही। आज जवान कौशल कुमार रावत की पत्नी कह रही है कि मेरे पति की जब चिता जल रही थी, सब मंत्री पहुंच गए, सबने बड़े बड़े वायदे किए, पर आज मेरी गुहार, मदद की गुहार आज तक मेरी दहलीज तक नहीं पहुंची। पुलवामा जैसी आतंकवादी घटना में जहां इतने हमारे जवान शहीद हुए, अगर इसमें भी कांग्रेस लाभ और हानि देखती है तो ये विचारधारा राहुल गांधी जी को मुबारक। हम उनके इस स्टेटमेंट से बहुत व्यथित महसूस कर रहे हैं और ये कहीं न कहीं शहादत का अपमान है। ये लोग हमेशा शहीदों की चिताओं पर खेल खेलते रहे हैं और इस प्रकार की सोच जो एक नेशनल पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी रही, उसका प्रेसिडेंट रहा हो, मुझे लगता है शोभा नहीं देती। इन्होंने हर वक्त शहीदों का मजाक बनाया। जब पुलवामा का हमला हुआ तो इन्होंने कहा कि किस प्रकार से इसकी जांच होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो भाषा थी वही भाषा यही बोलते रहे। तो मुझे लगता है राहुल गांधी की बातों को आजकल कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान में राज किया है, सत्ता में रही है, और उनके नेताओं के हर दिन भारत के खिलाफ, भारत की जो भी कोई नया मुद्दा होता है उसके खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस चीज को हम सीरियसली नहीं लेते। राहुल गांधी बार बार पुलवामा अटैक के लिए भारत के सैनिक बलों को दोष देते हैं। आज पुलवामा घटना होकर के 1 साल हुआ है। शहीद के प्रति श्रद्धांजलि जताने के बजाय, उनकी सैक्रिफाइस के लिए उनको होमेज देने के बजाय राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं आज भी। और राहुल गांधी लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के प्रति ज्यादा संवेदना रखते हैं, ना कि भारत के सैनिक बलों के प्रति। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला पुलवामा अटैक के लिए, जबकि जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा अटैक के लिए पूरी जिम्मेदारी ली थी। तो इसलिए राहुल गांधी कब तक इस प्रकार भारत को कोसते हुए, भारत के सैनिक बलों को कोसकर कब तक राहुल गांधी इस प्रकार शर्मनाक राजनीति करेंगे, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा।
ये राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। जब भी देश के साथ खड़े होने का वक्त आता है उस समय राहुल गांधी देश से नदारत रहते हैं, देश के साथ खड़े नहीं होते हैं और पूरे देश की भावनाओं को आहत करते हैं। आज जो कमेंट राहुल गांधी का आया है वो शर्मनाक कमेंट है। आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, आप शहीद में भी, आप हमारे जवानों के बीच भी फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय आप सबूत मांग रहे थे, जब एयर स्ट्राइक हुआ था उस समय आपने इस पर विश्वास नहीं किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा था। और आज जब पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, नमन कर रहा है वीर शहीदों को, आप इस पर सवाल उठा रहे हैं और फायदे के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए और अगर राहुल गांधी जी में यह साहस नहीं है तो मैं कांग्रेस अध्यक्षा से यह डिमांड करता हूं कि अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी जी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर क्षमा याचना करें। तो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि आखिर विवाद किस बात पर बढ़ा है। हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, आइए आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल टीपीएस त्यागी साहब जुड़े हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस से विघ्नेश झा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रेम कुमार जी हैं और आम आदमी पार्टी से वकार चौधरी। आप सभी का आज इस खास कार्यक्रम में बेहद स्वागत है। सबसे पहले टीपीएस त्यागी साहब आपके पास आऊंगा। सवाल यही खड़ा होता है कि सेना के वीर जवानों के बलिदान पर जब सवाल उठता है, एक सैनिक तब क्या सोचता है? मैं सबसे पहले तो उन 40 जवानों को और उनकी शहादत को नमन करता हूँ। सीआरपीएफ के बड़े तकड़े लंबे चौड़े जवान थे वो, अगर दुश्मन के सामने आते तो फाड़ देते दुश्मन को, लेकिन वो शहीद हो गए उस अटैक में। लेकिन आपकी शहादत बेकार नहीं गई। आपकी शहादत की वजह से 130 करोड़ के इस हिंदुस्तान ने जो आज तक रवैया रखा था उस रवैये को बदल दिया। आज तक हम हिंदुस्तानी लोग केवल डिफेंसिव रहते थे, अब हमने अपने दुश्मन को यानी कि पाकिस्तान को डिफेंसिव बना दिया। और इसके सबूत दो हैं। पहला सबूत तो ये कि पाकिस्तान की 60% फौज पीओके के अंदर आके तैनात कर दी गई है, क्योंकि अब उनको ये डर है कि कहीं पीओके ना चला जाए। और सबूत नंबर 2, उनके स्ट्रेटेजिक मैटर के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई, उन्होंने ब्रिटेन में एक अभी हाल में बयान दिया और उस बयान में ये कहा अपनी स्ट्रेटजी में कि अब हम हिंदुस्तान के साथ क्विड प्रो क्यू की पॉलिसी का इस्तेमाल करेंगे। क्विड प्रो क्यू का मतलब जैसे के साथ तैसा, मतलब कि अगर हिंदुस्तान अटैक करेगा तो हम अटैक करेंगे। अब उस पूरी पॉलिसी के अंदर जो वो पहले कहते थे कि हम जो कश्मीर को इंडिपेंडेंस देने वाले लोग हैं, इन लोगों के हम साथ में हैं, टेररिस्ट के साथ में हैं, अब वो नैरेटिव गायब हो गया उनके उससे। तो ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान डिफेंसिव पे आ गया और हिंदुस्तान ऑफेंसिव पे आ गया। अब मैं एक बात राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ। ये लोग गए थे वहाँ पे, सीआरपीएफ के लोग, चाहे बाजार में थे, चाहे फायदा या नुकसान करने के लिए गए थे, और उसने कहा कि साहब बीजेपी ने इसका फायदा उठाया। हम किसी पार्टी में बिलीव नहीं करते, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, मान लीजिए उसने फायदा उठाया मगर रिस्क लिया। इसके बाद में उन्होंने जो बालाकोट स्ट्राइक की, कल्पना कीजिए अगर वो फेल हो जाती तो क्या सिचुएशन थी। अरे ये फायदा तुम भी उठा सकते थे। तुमको बम्बई अटैक के बाद में इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हम रिटेलिएट करने को तैयार हैं, और वो रिटेलिएट कर सकते थे, मगर आपने उनको मौका नहीं दिया। ये फायदा तुम भी उठा सकते थे। तो ये कहना कि साहब इन्होंने फायदा उठाया, गलत है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं आरडीएक्स कैसे आया। अरे आरडीएक्स तुम्हारी वजह से आया, आरडीएक्स कांग्रेस की वजह से आया। अब मैं खुल के इस बात को कहूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को क्या कह रखा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि उसके साथ में ट्रेड सबसे ज्यादा, और सारे ट्रेड रूट खुले हुए थे। और धारा 370 और 35 का जो ये विरोध कर रहे थे, वो कारण ये था कि उसके लगे रहने तक कोई उसके ऊपर, देशद्रोहियों के ऊपर वहां आईपीसी के अंतर्गत एक्शन नहीं लिया जा सकता था। अब वो हट गई। आप मानते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस कारण रही है सबसे बड़ा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ठीक है, इस पर हम विघ्नेश झा जी का प्रतिक्रिया जान लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जब सवाल आपके ऊपर एक सैनिक खड़ा कर रहा है कि जो भी पुलवामा अटैक हुआ था उसके पीछे आप भले ही सवाल खड़े करते हैं सरकार के ऊपर, सवाल सेना के ऊपर खड़े करते हैं, उनकी शहादत पर आप सवाल खड़े करते हैं और कारण बता रहे हैं कि वो, मैं नहीं बोला, आपका जवाब चाहूंगा। सबसे पहले तो शहीदों को
नमन और उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना के साथ और जनरल रावत साहब, कैप्टन रावत साहब या जनरल रावत साहब, लेफ्टिनेंट रावत साहब, कौन से रावत साहब की बात कर रहे हैं आपकी त्यागी जी हैं, सॉरी लेफ्टिनेंट त्यागी जी को, मैं कर्नल त्यागी हूँ, इस बात को समझना करो। और मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ। सर मेरी बात सुनिए, वीर चक्र प्राप्त, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। मेरी बात सुनिए। एक सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी डिफेंस के ऑफिसर के साथ में बैठते हैं तो पहले पता कीजिए मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी है और मैं 1971 की लड़ाई में था। और आज ये भी कहना चाहता हूँ, बार बार इस चीज का श्रेय लिया जाता है, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। काहे के हिस्से कर दिए? उन्होंने जो हिस्से किए वो फौज ने किए, और जो फौज ने किया उन्होंने उल्टा उसका कर दिया। 93,000 सिपाहियों को बंदी बनाने के बाद में भला सवाल था कि कश्मीर की समस्या बची रह जाती? भला सवाल था कि हमारे 52 जो प्रिजनर ऑफ वार थे वो पाकिस्तान से आज तक नहीं आए? क्या किया? अरे हमने लड़ाई लड़ी, वो तो टेबल पे हार गए उसे। जी, कर्नल त्यागी जी को ससम्मान और क्षमा याचना के साथ कि आपके डेजिग्नेशन को मैं याद नहीं रख पाया। आप अपनी बात रखिए। आप मैं अब आपके बातों से असहमति व्यक्त करना चाहूंगा और ये याद दिलाना चाहूंगा कि यूपी इलेक्शन 2019 के ठीक पहले ये घटना हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी बीजेपी की टीम ने यूपी इलेक्शन में जगह जगह जाकर के, करेक्शन कर लीजिए सर, वो आम चुनाव था, वो सॉरी हाँ आम चुनाव था, सॉरी हाँ, इतना वक्त ना लीजिए सर, जल्दी बोलिए। नहीं आम चुनाव 2019 से पहले कई बार इसका क्रेडिट लिया, उसके नाम पे वोट मांगे और सत्ता में उसके बाद बीजेपी आई। उससे पहले भी सत्ता में बीजेपी थी, भाजपा थी, तो कांग्रेस का इसमें कहां से रोल आ गए तो मैं ये नहीं समझ पाया। दूसरी बात ये है कि जिस इलाके में आज भी और आज से 8 साल पहले भी कोई एक 250 ग्राम गांजा लेकर के कोई इंसान आज तक 10 किलोमीटर लगातार क्रॉस नहीं कर पाया, इतनी सिक्योरिटी है उस नेशनल हाईवे पे। ये 80 किलो आरडीएक्स अगर सलीम साहब पूछ रहे हैं कि कहां से आया, तो इसका जवाब देना बनता है। दूसरी बात कि एनआईए ने चार्जशीट जो फाइल की है वो परसों 2 दिन पहले बुधवार 12 तारीख को की है, 12 फरवरी को की है 2020 को, और वो भी प्रोविजनल चार्जशीट। आप मुख्य बिंदु पर आइए। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, क्या वो उचित है बयान? वो पूरी तरह से उचित है, उसके समर्थन में पूरी की पूरी भारत की जनता है। सेना की शहादत पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? वीरगति को सेना की शहादत पे सवाल नहीं उठाया गया। अरे आप तो जवान कौशल कुमार रावत भी एक सेना के शहीद थे, जिनकी पत्नी आज भी दौड़ रही हैं, जिनकी पत्नी को आज भी उनका उचित अधिकार नहीं मिल पाया है। किसी कांग्रेस के सदस्य ने आगे आकर उनकी मदद करने की कोशिश की है क्या? नहीं, सत्ता में कांग्रेस है क्या? नहीं, तो आप विपक्ष में भी तो है ना? नहीं, विपक्ष में आपका काम क्या है कि जब सत्ता में हो तभी आप काम करेंगे क्या? नहीं, काम करने के लिए सत्ता में जो है वो सोए रहेंगे, काम हम ही करेंगे सत्ता में भी। सवाल भी राहुल गांधी से ही पूछे जाएंगे। ठीक, नहीं सवाल पूछना गलत नहीं ना, सवाल तो पूछूंगा मैं। प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा। सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरीके से राहुल गांधी आज सैनिकों की शहादत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो भी प्रश्न उन्होंने उठाए, कितना उचित उनका ये ट्वीट था, पूरी प्रतिक्रिया जाऊंगा। और जिस तरीके से अभी तक की आपने जो कम्युनिकेशन सुना, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो यह है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, मीडिया क्या करता है कि बीजेपी के 10 लोगों के बयान लेता है लगातार, एक के बाद एक, जैसे कि राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ उसको कैंपेन चलाना है। अच्छा। एक के बाद एक। दूसरी बात है उनकी भाषा जो ट्वीट की है उसमें कहीं भी सेना नहीं है। बीजेपी की आदत क्या है कि अपनी राजनीति करने के लिए हमेशा वो सेना का कवच सामने कर देती है, सेना के सहारे वो राजनीति करती है बीजेपी। हमारे त्यागी, एक मिनट, अभी त्यागी जी हमारे कह रहे थे, मोस्ट
बोलने दे दीजिए। मैं वो ट्वीट सुना दूंगा ना दोबारा। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। अभी त्यागी जी हमारे कह रहे थे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, इनको याद दिला दे कि वो कांग्रेस ने नहीं दिया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, तो इसलिए करेक्शन भी रखे इस पे। उसके बाद में सेना की वर्दी पहन के लोग चैनल पर बैठते हैं, लेकिन पार्टी ना बने वो सेना की बात करे। सरकार बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, सेना पूरे देश की है, उसकी जिम्मेदारी जनता की है। हम जनता के लिए सेना है। देश में सेना से भी बड़ा होता है लोकतंत्र, सेना से भी बड़ी होती है संसद, इस बात को भी कोई ना भूले। ये बात स्पष्ट करते हो। अब राजनीति ये बात क्यों भूलते हैं कि जब वो संसद पर हमला होता है तो गोली खाने के लिए आगे वो जवान ही आगे आते हैं, ये क्यों आप भूलते हैं? आप क्रॉस सही पॉइंट पर कीजिए। मैं जो कह रहा हूं ये संवैधानिक बात है। ठीक है। और जिस तरीके से आप राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, आप राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ? अरे हमले से किसे फायदा होगा? नहीं, उन्होंने एक सवाल किया हमले के बाद हमले को जनरल इलेक्शन में बेचा गया। इसमें सेना का जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमले को बेचा गया, इनकैश किया गया। वो उस राजनीति में सवाल उठा रहे थे। आपका प्रश्न में ले लूं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये सीधे सीधे सवाल आपसे कर रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने अपने 3 बिंदु रखे हैं कि पुलवामा आतंकी हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। किसी भी सैनिक की शहादत पर अगर कोई सैनिक शहीद हुआ है, वीरगति को अगर प्राप्त हुआ है, तो उसमें फायदा कैसा हुआ? नहीं, फायदा कैसा हुआ, क्या मतलब? जो तो ये राहुल गांधी ने ये पूछा है कि इस घटना के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? हाँ। तो राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। एक बात, मतलब आप इनकी सैनिकों की शहादत पर भी फायदा नुकसान पर राजनीति शहादत का क्या मैं बता रहा हूँ। शहादत के नाम पे वोट मांगी गई, तो जवाब शहादत के नाम पे वोट मांगी गई, तब आपने ये नहीं पूछा। एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपकी बात को, याद दिला रहा हूँ। क्यों उठा रहे हैं? देखिए, चुनाव में वोट मांगते समय याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अपने सबसे पहले युवा वोटरों को कि जो पहली बार मतदान कर रहे हैं वो मतदान करते समय बालाकोट को याद कर लेना। अरे शहादत के नाम पर किसने वोट मांगी? राहुल गांधी थे वो। ऐसा बोलो यार, तुम जरा इसमें क्या, मैं बोलूंगा, आप मेरे बोलने पर आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई साहब कि जो मैं एज ए चीज बताइए, आपको क्यों दर्द हो रहा है? प्रेम कुमार जी, नहीं, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? प्रेम कुमार, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं? प्रेम कुमार, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं क्या? आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं क्या? मैं सेना की आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं? मैं पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हैं, आप बायस्ड हैं। आप बायस्ड हैं। आप अपनी गिरबान में जाके देखिए, आप अपनी गिरबान में जाके देखिए, मेरी तरफ उंगली बायस तो कर्नल साहब भी थे। अरे एक सैनिक पर सवाल उठा देंगे, वीर चक्र को प्राप्त एक सैनिक पर सवाल उठाएंगे, कहां से बायस्ड है? मैं इनकी गलती बता रहा हूं, इन्होंने गलत बोला, मैंने सेना की बात कर रहे तो वो बायस्ड ठीक है। मैं बोलूंगा, आप मत रोकिए। जिस सरकार ने अब सवाल सरकार ने आप एक मंच लेके पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, सबकी अपनी भूमिका है, सब अपनी बात बोलेंगे। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो बोलिए, मैं उठकर चला जाऊं। बीजेपी सवाल लूं मैं, टारगेट कर रहे हैं, आप अनुमति देंगे? तो चलिए, ठीक है, आप अनुमति देंगे, सवाल करूं बीजेपी से? सर मैं जरा सा कुछ और बोलना चाह रहा था। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ कि एक किस्म से ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन सरकारें आजादी के बाद से आज तक सेना का अपमान ही करती रही हैं या सेना को एक साइड में रखती रही हैं। मैं एग्जांपल, एक सेकंड, माफ कीजिए, मैं बताता हूँ। क्या बात कर रही है आप? सुनिए, अरे मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहे हैं? 1948 में जनरल करियप्पा ने कहा था कि आप हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम इन लोगों को, कबालियों को बाहर निकाल देंगे। तो सेना देश चलाएगी, सरकार चलाएगी देश, सेना देश नहीं चलाती। देख लो ना, कश्मीर बन गया, सेना फोड़ेगी, कश्मीर बन गया ना, पाकिस्तान में सेना देश चला रही थी तो देखा आपने क्या हुआ? सरकार फैसला लेगी ना कि सेना फैसला? सेना क्यों फैसला लेगी? लोकतंत्र को पलट देंगे। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो किया गया सेना, यही बात मैं आपको समझाना अरे मगर लोकतंत्र से बड़ा आवाज होता है। आपको अगर पता नहीं है तो सुन ले, आज लोकतंत्र से, संविधान से और सरकार से सबसे बड़ा ये रिपब्लिक है, आवाम होती है, जनता। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी ट्वीट के जरिए सेना का अपमान करते हैं, शहादत पर सवाल उठाते हैं, और उन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट वीर चक्र प्राप्त जनरल डीपीएस त्यागी साहब मौजूद हैं, बीजेपी से शिवम त्यागी हैं, कांग्रेस से विघ्नेश झा हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार हैं और आम आदमी पार्टी से वकार चौधरी हैं। शिवम, आपके पास आऊंगा। आप जुड़े उससे पहले की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, किस तरीके से सवाल खड़े किए जाते हैं और उसके बाद सेना के शौर्य पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। शिवम,
देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं राहुल गांधी की। अगर हम बात करें सेना के शौर्य पर सवाल, तो वो आज से कहा, हमेशा से उठाते आ रहे हैं। चाहे वो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर उनका जवाब मांगना हो, चाहे वो लगातार सेना के प्रति किस तरह की भाषा उनकी रही है वो हो, चाहे संदीप दीक्षित का सेना के प्रमुख को गाली देना हो, तमाम चीजें हैं। और ये कोई एक दिन दो दिन की इतिहास नहीं है, हमेशा से आप इसी तरह से करते आए हैं। आपकी पार्टी का हर नेता इस तरह से बोला है, आपने कभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आप खुद हमेशा ऐसे बोलते आए हैं। किसको फायदा? इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। मुझे नहीं लगता उन 130 करोड़ में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस सेना के बलिदान से फायदा होता होगा या फायदा लगता होगा। और अगर वो लगता है, अगर कोई इस बात को मानता है, तो हां, इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि सेना के बलिदान से फायदा। आप मुझे एक चीज बताइए, 8 जून 1980 को त्रिपुरा में हंगामा हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, 100 से ज्यादा लोग मरे। 2 अगस्त 84 को तमिलनाडु में हुआ, 1987 7 जुलाई को हुआ। लिस्ट है करीब करीब। अगर मैं 1952 के बाद से हंगामों को और बम धमाकों की लिस्ट निकालने लगूं 2014 तक, और 2014 से 20 के बाद तक भी, तो आपको आंखें खुल जाएंगी। मतलब क्या हमेशा से, पूरे जब से आजाद हुआ है ये देश, 58 साल जो आपने राज किया, जितनी बार भी बम ब्लास्ट हुआ है, जो हर साल में एवरेज 50 बार होता था, तो आप क्या फायदा उठाते थे उसका? मतलब फायदे की वजह से ही कर रहे थे आप ये सारी चीजें। बहुत कंडेमनेबल। और अगर इस देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति और कोई भी किसी पार्टी का पूर्व राष्ट्राध्यक्ष ऐसा कहता है, माफ कीजिए, ये राष्ट्रद्रोही है। मैं सर्टिफिकेट देने वाला बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन यह भाषा बिल्कुल भी इस देश की सेना के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। विघ्नेश, सेना की शहादत के नाम पे वोट मांगने पिछले 58 साल, अच्छा हुआ मोदी जी 70 साल बोलते थे, आज इन्होंने सही बोला। अच्छा, कि 1971 के बाद जो बार बार आपके नेता चौड़े में आकर कहते थे 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, वो कौन था? आज भी आपके नेता हमेशा बोलते हुए मिल जाएंगे सड़कों पर, आम तौर पर बोलते हुए मिल जाएंगे। बताइए, करवाइए, गूगल कर लीजिए, गूगल करिए। कांग्रेस लीडर ने, आप छोड़िए, प्रवक्ता कहते हुए मिल जाएंगे, ये प्रवक्ता ये कहते हुए मिल जाएंगे कि 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? हमने किए। झूठ बोलने से नहीं चलेगा, सोनिया गांधी, ये झूठ बोलने से नहीं चलेगा। बताइए, इंदिरा गांधी लेकर गई थी क्या? ये झूठ बोलने से नहीं चलेगा। ये 2 टुकड़े की बात ही तबाही है, जब ये आपकी राष्ट्रवाद की दुकान चली है। जब इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उनके एक हफ्ते पहले की स्पीच को आप लोगों ने रेडियो में चलाकर इस पूरे देश में घुमाया, जिस स्पीच में उन्होंने कहा था कि मेरी खून का एक एक कतरा इस देश के लिए है। क्या बात कर रहे हो? सेंटिमेंट्स में वोट आपने मांगे, 400 सीटें आपने ली, तो आपको क्या लगता है जैसे आप सेना के नाम पे वोट मांग रहे थे, वैसे ही है क्या? उन्होंने सेना के शौर्य पर आपने वोट मांगी कि सियाचिन में जवानों को जूते और जैकेट मुहैया नहीं हो रहे, उसकी चिंता नहीं है। जवाब है, इस सियाचिन में जूते और जैकेट की कमी हुई, उसकी चिंता नहीं है। उसे राष्ट्रद्रोही की ही संज्ञा दी जाएगी। अपने सिक्योरिटी पे रोज के रोज 1 करोड़ 68 लाख खर्च करने वाले प्रधानमंत्री सेना को बजट नहीं दे पाते। 1971 में कर्नल टीपीएस त्यागी इस देश की रक्षा कर रहे थे, इसलिए आप यहाँ बैठकर इतना चिल्ला रहे हैं। नहीं तो आप नहीं होते यहाँ पर, आप नहीं होते, आप नहीं होते। इस देश में आजादी से पहले, आजादी से पहले जब ये देश 800 साल गुलाम रहा, अगर इस देश की कोई एक सेना होती तो हम गुलामी नहीं कर रहे होते, हम गुलामी नहीं कर रहे होते। कि योगी जी एयर कंडीशनर लेकर के जाते हैं। चले, ठीक है, योगी जी, वकार चौधरी, सोनिया गांधी की बात करिए, योगी वापस आता हूं, अपना बताइए, आप अपना बताइए। वापस आता हूं। वकार चौधरी, आपके पास आऊंगा, रुक जाए। वकार चौधरी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े। वकार, आपके पास आता हूं, देर से आपके पास आया हूं। सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरीके से देश के अंदर सेना की शहादत पर सवाल खड़े किए जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं, आपकी क्या राय है? भावभीनी श्रद्धांजलि उन शहीदों के लिए जो शहीद हुए हैं, उसका दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी कारगिल में शहीद हुआ है, तो उसका दर्द मैं समझ सकता हूं। आज मैं शिवम त्यागी पे डायरेक्ट सवाल उठाता हूं, बहुत सारे सवाल हैं। आज तक 70 साल में जितने भी सैनिक शहीद हुए, कभी उनकी शहादत का क्रेडिट नहीं लिया किसी भी पार्टी ने, कभी भी किसी भी शहीद को शहीद का दर्जा दिया गया। आज सीआरपीएफ के जवान
शहीद का दर्जा पाने तक के लिए तरस रहे हैं। कमाल की बात है, तो आप दोहरा चरित्र आप अपना रहे हो। आपने आज तक उन्हें सैनिक का सम्मान नहीं दिया, जो सैनिक को एक सम्मान मिलना चाहिए वो तक नहीं दिया। आप अपनी राय रख लीजिए, उसके बाद एक सैनिक से इसका कंफर्मेशन ले लेंगे, एक सैनिक से इसका कंफर्मेशन ले लेंगे। जी 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 बिल्कुल। अभी त्यागी जी भी बात कर रहे थे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के मैं सुन रहा था सैनिक साहब। यही तो आपकी वजह है ना, आप लोग जब एक सैनिक पर, मेरा सवाल किसी राजनीतिक पार्टी पर, मेरा बड़ा वकार आप खूब सवाल खड़े करिए, बीजेपी पर सवाल खूब खड़े करिए, लेकिन अगर एक सैनिक पर अगर आप सवाल खड़े करते हैं, ये उचित नहीं है। नहीं, सैनिक पर मैं सवाल इसलिए खड़ा करता हूं, सीआरपीएफ और आज तक उन्हें शहादत का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? करिए ना उसको। आज तक जो उनको जी ठीक है, अब जवाब ले लेता हूं। सैनिक जवाब नहीं था, वकार जवाब ले लूं मैं। सीआरपीएफ का जो जी कर्नल साहब से जवाब ले, का जवान सैनिक नहीं था, कर्नल साहब देश के शहीद नहीं हुए 40 लोग। ठीक है, रुक जाइए, वकार रुके। हाँ बोलिए। तो इनको ये मालूम ही नहीं है कि शहीद का दर्जा किसी को ऑफिशियली या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ नहीं है। ये तो हम मानते हैं कि भाई वो शहीद हो गया तो हम उसे शहीद बोलते हैं। हमारी जो डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस हैं या जो आर्मी एक्ट है उसमें उसको एक बैटल कैजुअल्टी कहते हैं, शहीद नहीं बोलते। ये एक प्रथा चली आ रही है कि भाई हो गए तो उनको शहीद बोला, तो सीआरपीएफ को नहीं दिया गया, मतलब जब कोई चीज है ही नहीं तो वो दी कैसे जाती? ये तो मेरा सवाल है, नंबर वन सैनिक शहीद फिर वही 40 जवानों को क्यों नहीं शहीद? अरे सुनो, अभी सुनो, आपके भाई शहीद हुए, उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी शहादत पर नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन आप ही जब सवाल खड़े कर देंगे तो ये उचित नहीं है ना। आज जो सीआरपीएफ के 40 लोग हैं उनको भी हम शहीद ही कह रहे हैं। दर्जा देने की जहां तक कागज पर लिखने की बात है, वो कोई फौज के लिए भी लिख के नहीं देगा, सीआरपीएफ के लिख के नहीं देगा। इस बात को तो पक्की तरह समझ लें। अब एक बात बार बार आ रही है कि साहब चार्जशीट क्यों नहीं हुई, चार्जशीट क्यों नहीं हुई? अरे मैं कह रहा हूं निर्भया के केस में 7 साल लग गए, ये जो एक दूसरा था कौन सा कन्हैया कुमार, उसके लिए लग गए 3। सुनिए, अरे एक सेकंड रुकता नहीं। अरे आप दिल्ली में सरकार मैं कह रहा हूँ हमारे देश का कुछ इस तरह का सिस्टम है कि चार्जशीट के लिए हमको जो डिटेल इकट्ठे करने होते हैं। अब इसमें 5 आदमी थे जिन्होंने ये साजिश रची थी। एक सेकंड तक पहले 5 आदमी में से 4 आदमी, मैं बोलता हूँ पूछ लेना, मैं बोलता हूँ। अरे एक सेकंड मीर, अरे मिस्टर मीर, मैं बताता हूँ मिस्टर मीर, एक 5 आदमी थे। आपको बताता हूँ, बोले 5 आदमी थे जो इसमें साजिश करता मुख्य रूप से थे। उनमें एक मीर था, एक भट्ट था, एक सजाद था, एक आदिल अहमद था, और जो 5वां था वो मसूद अजहर था। अब इनमें से 4 अलग अलग मुठभेड़ों में मार दिए गए। और चार्जशीट बनाने के लिए हमको जो डिटेल चाहिए होते हैं, दरअसल में ये जानबूझ करके इनको पकड़ने की कोशिश नहीं है, इनको मार दिया गया ताकि कोई सब यही प्रॉब्लम है। आप सुन लीजिए, मरे का मैं बता देता हूँ ना। प्रेम एक काम करेंगे ना, अगली बार जब कोई ऑपरेशन चल रहा होगा तो प्रेम कुमार जी को ले जाएंगे कि प्रेम कुमार जी जिंदा पकड़ कर। सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, कामरान मरा है एनकाउंटर में ऑन 18 फैब 2019। एनकाउंटर का मतलब समझ में आता है ना आपको? एनकाउंटर का मतलब समझ में आता है ना? एक काम करना, अगली बार अगर को पकड़ना हो तो प्रेम कुमार को ले जाए, प्रेम कुमार जिंदा पकड़ कर लाएंगे। जब गोलियां चल रही होंगी ना आप पर, जब गोलियां चल रही होंगी आप पर, ऐसा कैसे हो गया? जब गोलियां चल रही होंगी आप पर, जब प्रेम कुमार जी जाएंगे हंसते हुए उनको जिंदा ले लीजिए। पठानकोट में आपने क्या किया? पाकिस्तान आओ हमारे देश में जांच करो, और आपने जांच करवाया। गद्दारी और क्या होगी बताइए? इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी देश के साथ? करेक्ट करना चाहूंगा, जो मीर को मरा हुआ बता रहे हैं वो जिंदा है अभी, उसके ऊपर अभी मुझे बताइए, जिस मीर को 93 में तमिलनाडु पाकिस्तान 2005 में आतंकवादी हमला हुआ, उसी को देश में 150 से ज्यादा हमले हुए हैं आतंकवादी।
कांग्रेस तो आज तक राहुल कर ही गांधी नहीं को पाई। बोलते हो। अरे बैठे अरे रहते थे। गद्दार तुम्हारा वो 26 सरकार है, अरे जिसने 26/11 को देश के बैठे साथ रहे, गद्दारी की है। फौज ने कहा हमें ऐसे सेना करना, का चुप अपमान बैठे किया रहे। है। कुछ भी जुमला बोल देने से वाले नहीं चलेगा। लोग आज कुछ भी देशभक्ति जुमला बता बोल रहे देने हैं, से नहीं चलेगा। जिन्होंने सेना रूबिया को शहीद हाथ याद है। खोलने का भी मौका अरे नहीं आप दिया। जवाब दीजिए, वो मैं लोग जवाब देशभक्ति सिखा रहे हैं। मैंने अरे सवाल उठाया। आपके रहते हुए इस देश में पाकिस्तान जाने तक 50 से ज्यादा हमले हुए। फ्लाइट इस पे किया गया पाकिस्तान कुछ? जाने तक किसी पे किया गया कुछ? कुछ नहीं कर पाए आप लोग। सुन नहीं अरे पाएंगे। किया क्या कुछ? रूबिया शहीद बताइए बताइए। किया क्या कुछ? बताइए किया क्या कुछ? ठीक है और चार्जशीट कुछ नहीं है। आज आपका चार्जशीट भी चाहिए, सब चाहिए। और जब आपके समय में हमला हो रहा था, जवाब नहीं दिया जाता था। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। उसके ऊपर प्रोविजनल चार्जशीट हुई कर्नल, हाँ 30 सेकंड में 30 सेकंड में 30 सेकंड 30 सेकंड में कहना चाहता हूं। अब कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए वापस जाके कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में ना बुलाया होता, अगर प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान से इधर आते टाइम रास्ते में उसकी परिवार की शादी में ना रुके होते, अगर आईएसआई के लोगों को पठानकोट में ना बुलाया होता, तो जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुई, इंटरनेशनल कम्युनिटी की चू भी नहीं हुई, चू नहीं हुई। ये कारण था। पाकिस्तान अगर जिम्मेदार था हमारे देश पर अटैक कर रहा है, आप उसको बुला रहे हैं जांच करने के लिए, उसकी हिमायत कर रहे हैं। आप सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। जवाब दीजिए, आपके पास जवाब नहीं था प्रेम कुमार, आपके पास जवाब नहीं था। हर रोज सीज फायर वायलेशन होता था, हर रोज। हमारे देश सरबजीत भूल गए। अरे सरबजीत भूल गए क्या? सरबजीत भूल गए। अभिनंदन को भी याद रखो, सरबजीत को भी याद रखो। आपके जमाने में शरीर आता था, आपके जमाने में फौजी का शरीर आता था, और हमारे जमाने में जिंदा आता है, जिंदा आता है। ये हालत है, ये हालत है। बुक रिलीज करने के लिए बैठ गए, लेकिन इलाज करने के लिए कुछ नहीं किया आपने। हाँ बोलो बोलो बकार बोलो शिवम त्यागी क्लियर करिए, मेरा भाई शहीद हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप किसी सरकार अच्छा को तो मत अब करिए। शहीद कौन किसकी सरकार में हुआ है? वकार चौधरी इतनी गिरी हुई मानसिकता रहेगी क्या? वकार चौधरी सरकार में शहीद होते हैं क्या लोग? सम्मान रखिए, एक सेकंड मैं आता हूं। कांग्रेस का सम्मान रखिए। कांग्रेस का एक सैनिक के प्रति क्या रवैया है, मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं, तस्वीरें चलाएं। वो ये देखिए ये दिग्विजय सिंह है, कैसे एक सैनिक के ऊपर हाथ वो छोड़ते नजर आ रहे, थप्पड़ चलाते नजर आ रहे, उसकी अरे ये गलत है, ये मैंने बना दिया, ये फोटो मैंने बना दिया क्या? ये फोटोशॉप है क्या? ये फोटोशॉप है क्या? ये फोटो क्यों दिखाओ? नहीं किया ना उन्होंने नहीं किया उन्होंने नहीं किया, ये व्यवहार किया, ये दुर्व्यवहार किया। आप होना कांग्रेस के प्रवक्ता, आप कांग्रेस के प्रवक्ता आप है ना कांग्रेस के प्रवक्ता। ये देखो दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक के साथ नजर आ रहा है, जाकिर नाइक दिग्विजय सिंह के साथ नजर आ रहा है। देखिए उधर देखिए, वो बयान दिखाइए, देखिए देख रहे ना आप, उधर चल रही है, दर्द इधर छलक रहा है। आम आदमी पार्टी पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रही है, वरिष्ठ पत्रकार साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक चीज बताइए, शुभम त्रिपाठी थोड़ी घुस गए थे दिग्विजय सिंह में जब वो थप्पड़ चला रहे थे सीआरपीएफ के जवान पर? किसी ने कहा था कि उनको चलाने के लिए? लेकिन वो मार रहे हैं। नरेंद्र कमाल मोदी की बात है, मतलब 71 पर वोट भी मांगनी है, शहीदों पर वोट भी मांगनी है, उनको गाली भी देनी है। और एक और चीज, तस्वीरों के बारे में जिसके बारे में आप बयान बता भी नहीं रहे, देने के बाद इनको एसपीजी सुरक्षा भी चाहिए, एसपीजी सुरक्षा भी चाहिए। इनको गालियां भी देनी है, मारना भी है, सुरक्षा भी चाहिए। देश से पलायन ले लो। वो उस समय चला रहा था। रुक जाए प्रेम कुमार जी, एक सेकंड कर्नल साहब आपके पास आओ। प्रेम कुमार जी, जो तस्वीरें आपने देखी दिग्विजय सिंह कैसे एक सैनिक के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, किस तारीख की बताइए? मैं बताता हूं। बताइए, ये तस्वीरें बताइए, ये तस्वीर झूठी है क्या? आप बताइए, ये तस्वीर याद नहीं है किस संदर्भ की है? तस्वीर झूठी है क्या? सारी चीजों को जोड़ के गलत
मुझे बताइए, अगर आप में दम हो, आप में अगर दम हो, इसको आप झूठा साबित करके दिखाइए। आप बताइए जाकिर नाइक के साथ किसी भी दिन की हो, किसी भी दिन की हो, क्या करना यहाँ पर मैं पत्रकारिता मुझे सिखाइए, आप ये बताइए। अरे तो कांग्रेस का नहीं है दिग्विजय सिंह? अरे बीजेपी का कांग्रेस का नहीं है दिग्विजय सिंह? क्यों नहीं दिखलाते? कांग्रेस का नहीं है क्या? शहीदों पे डिस्कशन आप दिखा रहे हैं तो सारी चीजों को दिखाइए ना। तस्वीर एक तरफा क्यों चला रहे हैं? सुनो, अब मैं बताऊं, अब मैं आपको आप ही बता रहे हैं, ये दूसरा कौन 15 बता रहा है? अक्टूबर 2015 की तस्वीरें है, ठीक है, चुनाव के ठीक बाद की तस्वीरें हैं, ये नहीं लोकसभा चुनाव से पहले की तस्वीरें नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इन पर वोट मांगे, अगर आप कहे जनता को यहां पर बेवकूफ समझते हैं, अगर उन्होंने वोट मांगे भी हैं, आप दिखलाइएगा, आप तो चलाक है ना। क्या आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट मांगे थे? नहीं बोलना तो रहा हूं, नहीं मांगे। आप क्यों नहीं दिखा क्या रहे? मांगा उन्होंने, क्या बोला बताइए? ये तस्वीरें आप झूठी साबित, ये तुलना मत करिए, ये तुलना मत करिए, मेरा तुलना मत करिए। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं। मेरा सुदर्शन से निवेदन है कि क्या चलाना है नहीं चलाना है। देखिए, ये प्रेम कुमार जी के थ्रू 10 जनपद से अप्रूवल करवा के मंगवाया कीजिए कि क्या चलाना है क्या नहीं। तो ठीक है, नहीं चला सकते शुभम जी। अगर प्रेम कुमार ने अप्रूवल नहीं दिया, आपके लिए प्रधानमंत्री है, ये डीजी ISPR पाकिस्तान आसिफ गफूर के भाई हैं, कैसे चला दिया आपने? ये इस वो देश में लोकतंत्र है, मीडिया जो चाहेगा दिखाएगा। एक तरफा कांग्रेस के खिलाफ में दिन रात अभियान चलाएगा, कैंपेन चलाएगा। पुलवामा की शहादत को याद करने के बजाय राहुल गांधी को कोसेगा, कांग्रेस को कोसेगा। ये मजाक बना के रखा हुआ है क्या? प्रेम कुमार, ये सरकार वो सरकार नहीं रह गई है जब स्टूडियो के अंदर बैठकर मंत्रालय तय किए जाते थे, लाल माइक लेकर आप सरकार के प्रवक्ता है क्या? लाल माइक लेकर आप सरकार के प्रवक्ता है? देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार लिखना छोड़ दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए, अच्छा है। आप सरकार के कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। एक तर्क रखता हूं तो दूसरा कुतर्क रखते हैं। आप अगर बताइए, ये तस्वीरें अगर झूठी हो तो आप बताइए, आप में हिम्मत हो, आपकी मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं, तस्वीरों को झूठा साबित करके दिखाएं। जान लो कितने बड़े पत्रकार। इसी चीज को झूठा करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ क्या? यही पत्रकारिता है क्या? दिग्विजय सिंह के खिलाफ सवाल चला रहे हैं, सैनिकों पर सवाल भी नहीं उठाए, सैनिकों पर कोई सवाल नहीं उठाता, झूठ बोलते हैं। अगर आप बताइए राहुल गांधी, अगर वो तस्वीर आप हुआ बता रहे सवाल खड़ा करते हैं, बोलेगा की भी तो आदत डालिए ना, हैसियत रखिए ना उसको सुनने की। आप शुभम जी, अगर एंकर बोलेगा बीजेपी की तरफ या सरकार की तरफ या देश की तरफ तो वो भी प्रवक्ता, अगर इस देश के सैनिक बोलेंगे देश के साथ वाली बात तो वो भी प्रवक्ता, मतलब सारे तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी स्वतंत्र हैं। अरे कैसी बातें करते हो भैया, दे रहे हो गालियां। आज गाली आप रहने दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोगों आप रहने दीजिए, चलिए आप रहने दीजिए, अरे छोड़ दीजिए। अब मैं वापस आता हूं, रुक जाओ वकार, रुक जाओ वकार, रुकिए, रुक जाइए, ठीक है एक कर्नल साहब मैं आ रहा हूँ, कर्नल साहब मैं आ रहा हूँ, मेरे पास, अरे रुक जाओ, यही कम पढ़ने लिखने की परेशानी होती है। 1980 से लेकर 2014 तक 2200 केसेस में से 3 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है। पता है आपको कुछ? पता है आपको कुछ? आज तक पूछा नहीं आपने कि बारूद कहां से आया? 2014 के बाद एक हमला हुआ तो आपको दर्द हुआ, इससे पहले लोग नहीं मरे क्या? मैं आता हूं, मेरे पास एक पूरी सूची है किस तरीके से क्या क्या बयान दिए गए थे। बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि मोदी और इमरान के बीच मैच की फिक्सिंग है। अरे रुक जाओ तो बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को बोलते हुए दिक्कत नहीं है, सुनते हुए दिक्कत। बोला तो आप ही ने ना, पाकिस्तान तो घुस नहीं गया था आपके अंदर, बोला तो आप ही ने ये सारा। एक सेकंड, सैम पित्रोदा कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना गलत है। अरे भाई कैसे गलत हो गया? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान से आई लव यू है ना भैया, पैसे आते हैं, पैसे आते सुनिए, अरे सुनिए, कपिल सिब्बल कहते हैं कि विदेशी मीडिया पर भरोसा है, भारतीय सेना पर भरोसा नहीं है। कितना उचित है ये बताइए?
कपिल सिब्बल कहते हैं कि विदेशी मीडिया पर भरोसा करना उचित है, भारतीय सेना पर भरोसा करना उचित नहीं है। क्या ये गलत नहीं है? क्या अरे मैं दिखाऊंगा मनीष तिवारी कहते हैं, मनीष तिवारी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर कहते हैं मीडिया पर कहा था, मेरे ऊपर मुकदमा करिए, जाइए मुकदमा करिए, जाइए। मनीष तिवारी कहते हैं कि हवाई हमलों पर राजनीति हो रही। ठीक है, अब मैं आता हूं सीधे कर्नल साहब। लेकिन कमाल की बात है, सेना के खिलाफ लॉबी करने के लिए उधर आम आदमी पार्टी वाले भी चिल्ला रहे हैं, इधर वरिष्ठ पत्रकार भी चिल्ला रहे हैं, उधर अरे भाई इतना दर्द क्यों हो जाता है सेना के नाम से, इतना दर्द क्यों हो जाता है? मतलब सेना की सिक्योरिटी भी चाहिए, एसपीजी भी चाहिए, जेड प्लस भी चाहिए, एक देश में भी रहना है और गाली भी सेना कोई देनी है। उनके नाम पे कर्नल साहब मैं सवाल लेता हूं। एक सेकंड रुके कर्नल साहब आपके पास आऊंगा। जब भी सेना के लिए कोई बात उठाई जाती है, कोई पत्रकार जब सेना के लिए कोई सवाल पूछता है तो उसको एक पार्टी का प्रवक्ता घोषित कर दिया जाता है, सरकार को सेना को मर्ज कर दिया जाता है। अरे मर्ज करने के पीछे कारण यह बताते हैं कि सरकार जो है, जो सेना चाह रही है वो सरकार कर रही है। आज ऐसा जब हो रहा है तो आप उनको मर्ज करके दिखाते हैं, और जो अगर कोई पत्रकार उनकी बात करता है तो उसको आप उनका प्रवक्ता घोषित करते हैं। जबकि दूसरा जो आप देख सकते हैं, दूसरे को प्रवक्ता घोषित किया था। नहीं, मैं कर रहा हूं ना, मैं घोषित कर रहा हूं जब आप उनकी बात ही कर रहे हैं। मैं घोषित कर रहा हूं क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं सेना की बात कर रहा हूं। आप सवाल नरेंद्र मोदी पर उठाइए ना, आप सवाल नरेंद्र मोदी पर उठाइए, आप सवाल नरेंद्र मोदी पर उठाइए, सेना पर नहीं सुनूंगा, सेना पर नहीं सुनूंगा। प्रेम कुमार सेना पर कोई सवाल नहीं सुनूंगा, सेना पर कोई सवाल प्रेम कुमार नहीं सुनूंगा। नरेंद्र मोदी पर बोलना है बोलिए, अमित शाह पर बोलना है बोलिए, अमित शाह पर बोलिए, नरेंद्र मोदी पर बोलिए, सेना पर कोई सवाल नहीं सुनूंगा। आप बोले अरे आप उठाते सेना को देशद्रोही बोलने वाले लोग खुद देशद्रोही है। बोले कर्नल साहब बोले बोले एक सेकंड, जहाँ साहब आता हूँ बोले कर्नल साहब बोले। पैनल के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, मैं इनकी नॉलेज में एक बात डालना चाहता हूं। आज का जो सिपाही है वो 1947 का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। उसके हाथ में एक मोबाइल है और उस मोबाइल से उसे अपने नेताओं का आचरण और भाषण का पता चलता रहता है। अब आप सोचिए कि अगर उसके दिमाग में ये आए कि भाई क्या मैं उन लोगों के लिए जान दूं जो मेरा ही अपमान करें या जो राजद्रोह का काम करें, या जैसे वकार साहब से एक बात पूछता हूं, सरकार बनी नहीं, इन्होंने ऐलान कर दिया कि साहब औरंगजेब का जो किला है उसकी मरम्मत की जाएगी, उसको ठीक ठाक किया जाएगा। क्यों भाई, यही बना था के तौर पर शिवम त्यागी बीजेपी से जुड़े थे, कांग्रेस से विघ्नेश झा, प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और वकार और चौधरी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। सवाल यही खड़ा होता है कि जब भी सेना के लिए कोई बात की जाती है तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, सेना की शहादत पर सवाल उठाए जाते हैं, वीर गति पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछा जाता है उन देशद्रोहियों से जो हमेशा सेना के लिए ही सवाल खड़े करते हैं। जवाब तो चाहिए। मैं आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।